चलिए आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस इब्न बतूता। ये सब देखिए आप लोग को कंप्लीट करा दिए थे। इब्न बतूता के अनुसार डाक व्यवस्था कितनी थी, ये सारे चीजों को बता दिए थे। हिंदू शब्द क्या है, हिंदू शब्द के बारे में भी चर्चा कर लिए थे। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट था। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। हम आप लोगों को बताए थे ना, 3 यात्री था। एक कौन था? अल-बिरूनी था। दूसरा कौन था? इब्न बतूता। तीसरा कौन था? फ्रांसवा बर्नियर था। ये तीनों यात्री के ही बारे में बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो फ्रांसवा बर्नियर के बारे में चलिए समझते हैं। तो बच्चा लोग, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांस से फ्रांसवा, फ्रांस से याद रखिएगा, इसका आसान है। कहाँ का रहने वाला था? ये फ्रांस का रहने वाला था। देखो बाबू, ये अपने समय में जाने माने चिकित्सक थे। क्या थे? जाने माने चिकित्सक, जिसको वैद्य कहते हैं। डॉक्टर अभी के शब्दों में डॉक्टर कहा जाता था, ठीक कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे बाबू? ये अपने समय में एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। कहता है कि वह राजनीतिक भी था। वह राजनीतिक इतिहासकार, दार्शनिक के साथ साथ क्या थे बच्चा लोग? चिकित्सक थे। आपका क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांसवा बर्नियर क्या थे, तो क्या थे बच्चा लोग? चिकित्सक थे, याद रहेगा। इसके बाद कहता है कि मुगल साम्राज्य की तलाश कर अवसर पाने के लिए वह भारत आए थे। तो उन्होंने कब आया था? मुगल साम्राज्य के समय में आया था। और जब मुगल साम्राज्य के समय में आया था और वो पूरे मुगल जहां जहां फैला था वो यात्राएं की, तो इसी पर उन्होंने एक बुक ही लिख दिया। क्या लिख दिया? बुक लिख दिया। समझ में आ गया? इसका बुक का भी नाम अभी आगे हम मेंशन करेंगे कि उसका बुक का नाम क्या होगा। तो द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। बुक का नाम क्या है बच्चा लोग? द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर की यात्रा, मतलब उसी का नाम ही रख दिया। तो बुक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब कहता है कि बर्नियर ने, जहां पर वर्नियर होगा बर्नियर कर दीजिएगा, बर्नियर ने 12 वर्ष यानी 1656 से 1667 तक सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र के सिखों के चिकित्सक के रूप में बच्चा लोग मुगल दरबार से वह जुड़े रहे। तो ये जो है 12 साल तक, अभी हम तुरंत बताएं कि ये बर्नियर क्या था? चिकित्सक था। तो ये 12 साल तक किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में जो है चिकित्सक के रूप में ये काम किया था। कौन? फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब बात करते बच्चा लोग बर्नियर के अनुसार भारत की स्थिति। अब हम तो बता ही दिए हैं कि अलग अलग यात्री थे, उनके नजरिया क्या था भारत के प्रति। तो बर्नियर क्या कहते हैं भारत के बारे में, सुनिएगा। कहता है कि बर्नियर जो कुछ भी भारत को देखा उसे यूरोपीय स्थिति से तुलना किया। यानी कहा कि यहाँ पर जो भारत की चीजें हैं वो यूरोप में भी है, यानी यूरोपीय स्थितियों से तुलना किया कि हमारे यूरोप में भी ये सब चीजें हैं और भारत में भी ये सब चीजें हैं। कहता है कि उन्होंने देश के कई भागों में हर जगह घूमा। देश के कई भागों में घूमा, यहाँ पर होगा देश के कई भागों में घूमा, क्योंकि वो आपको पता ही था कि मुगल साम्राज्य के समय में आया। तो देश के अलग अलग भागों में घूमा, अलग अलग जगह की स्थिति उन्होंने यूरोपीय देशों से की। तो अब घूमने के क्रम में बाबू उसको कई तरह की चीजें की सच्चाई दिखते हैं, कई तरह की चीजें दिखते हैं। तो यहाँ की भारतीय समाज में कई तरह की कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा के बारे में अभी आगे बताएंगे, इसी क्लास में चर्चा करेंगे हम। तो इन सब चीजों को देखा, उन पर वो बहुत ही जो है अपना विचार व्यक्त किया अपने पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर के में, ठीक है। इसके बाद कहता है कि बर्नियर के कार्य फ्रांस 1670 से 71 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो बर्नियर जो कार्य किया था फ्रांस में, इसका कार्य का प्रकाशन कब हुआ था? 1670-71 ईस्वी में इसका कार्य का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अब कहता है कार्य का प्रकाशन जर्मन, अंग्रेजी, इतावली और डच भाषा में किया गया था। यानी जो जो ये काम किए थे ना, ये किस किस भाषा में इसका किताब छपा गया था? तो जर्मन, इतावली, फ्रेंच, डच, ये सब भाषाओं में इसका किताब को क्या कर दिया गया था? छापा गया था। बात समझ में आ रहा है? तो ये चलिए फ्रांसवा बर्नियर की स्थिति भारत के बारे में समझते हैं फिर से। चलिए इसके बाद कहता है कि बर्नियर जो था कई बार मुगल सेवा के साथ यात्रा भी किए थे। यानी वो मुगल साम्राज्य में आए ही थे, तो यहाँ पर सेवा भी दी है। चिकित्सक के रूप में था ना जी, शाहजहां में, शाहजहां के दरबार में चिकित्सक के रूप में जुड़ा था। तो यहाँ सेवा भी दी, साथ साथ यात्राएं भी की। अब कहता है कि उसने भारत की व्यवस्था की तुलना यूरोप तथा फ्रांस की व्यवस्था के साथ किया। यानी यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ उस समय के जो लोग रहा करते थे, उनकी जो व्यवस्थाएं थी, उनकी व्यवस्था की तुलना किससे किया था? फ्रांस और यूरोपियन देशों की लोगों से तुलना किया, और उसमें कुछ भिन्नता भी पाई। कहा कि ऐसा नहीं है सेम टू सेम है, भारत में कुछ अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, यूरोप में और फ्रांस में अलग तरह की व्यवस्थाएं, उनमें कुछ कुछ भिन्नताएं हैं। फ्रांसवा बर्नियर ये कहते हैं। कहता है कि बर्नियर अपने ग्रंथ द ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर, बुक का नाम है, याद रखिएगा, बुक का इब्न बतूता का बुक का नाम
रिहला। अल बरूनी के बुक का नाम किताब उल हिंद, याद रखो ये सब। अल बरूनी के बुक का नाम किताब उल हिंद, इब्न बतूता के बुक का नाम रिहला, ठीक है, और फ्रांसवा बर्नियर के बुक का नाम द ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर। क्लियर है। अब कहता है कि इसमें कहता है कि भारत पश्चिमी दुनिया को एक नीचे कोटि के निगाह से देखता है, यानी जो पश्चिमी दुनिया के लोग उसको नीचा मानता था। यहाँ पर भारत के बारे में ये किसकी राय थी? फ्रांसवा बर्नियर की। अपने बुक में लिखता है कि भारत जो है पश्चिमी दुनिया को एक नीची कोटि यानी नीचे दर्जे के हिसाब से देखता है, अपने आप को ऊंचा समझता है। समझ में आ गया। अब देखिए अलग अलग यात्री। अब कहता है कि टी पेलसट नामक एक यात्री जो कहाँ का था, डच का था, कहता है कि भारत के लोगों की गरीबी देखकर, अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 यात्री आए थे, हमारे भारत में और भी कई सारे यात्री आए थे, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक रहा था, तो ज्यादा दिन तक रहा था, बुक लिख दिया भारत के बारे में, तो ये फेमस हो गए। तो और भी कई सारे यात्री आए, जैसे बच्चा लोग टी पेलसट, याद रखिएगा कौन सा यात्री आए थे बच्चा लोग? टी पेलसट। ये टी पेलसट नामक एक यात्री था जो भारत के लोगों की गरीबी को देख करके क्या कहता है, यहाँ के जिम्मेदार यहाँ के राज्य को बताता है, यानी यहाँ की जो गरीबी है तो यहाँ के राज्य को बताएगा, क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं का शासन था, क्योंकि राजा महाराजा ही ना अपनी प्रजा की गरीबी को दूर करेगा, तो इसका गरीबी का जिम्मेदार किसको बताया था? यहाँ के राज्य को बताया था। और वे कहते हैं कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। यानी देखो उस समय क्या होता था कि राजा महाराजा होते थे ना, तो उनको पैसा कहाँ से आता था? खेती बाड़ी से, लगान वगैरह सब लिया करता था। जितने भी राजा थे खेती बाड़ी से जितना भी पैसा आता था वो उसी से टैक्स वैक्स वसूला जाता था। तो राजा सब इतना ना किसानों को प्रताड़ित करता था, इतना गरीबों को लूट लेता था कि उसके नसीब में सूखी रोटी तक नहीं बचती थी। आप लोगों को तो अंग्रेज के बारे में पता ही होगा, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवारी, महालवारी व्यवस्था, ये सब के बारे में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़िएगा ही। समझ में आ गया। ये सब व्यवस्थाओं में किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था। तो कौन कहता है? टी पेलसट कहता है कि यहाँ के किसानों और गरीबों की स्थिति इतनी खराब थी कि उसके नसीब में एक सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती थी। सोचिए उस समय के आदमियों की क्या स्थिति थी, गरीबों की क्या स्थिति थी। अभी हम लोग शान से शौक से जीते हैं, खाने तक का मुश्किल हो तो आप कपड़ा पहनना भूल जाओगे। यहाँ अभी हम लोग पूरा ऐसा आराम, नहीं मिलता है तो हाथ गोर पटकने लगते हैं कि मिलना ही चाहिए ये चीजें। क्या जी, है कि नहीं है? उस समय जिंदा है किसी तरह से, बस यही था। चलिए आगे बढ़े। बर्नियर फिर कहते हैं कि भारत में निजी भू स्वामित्व की कमी थी। बर्नियर क्या कहता है कि भारत में भूमि निज, देखो भूमि का निजी स्वामित्व। अभी एक बात बताइए, भूमि का स्वामित्व कौन रखता है? निजी व्यक्ति के पास है। हमारा जमीन हमारे नाम से है, आपका जमीन आपके पिताजी माताजी या किसी के भी नाम से होगा, लेकिन पहले जमीन किसके पास होता था? राजा के पास। राजा कहता था देखो भाई ये जमीन ले लो, हम खेती करने दे रहे हैं, जो उपजेगा हम इतना ले लेंगे। अब जमीन तो राजा का था, अब किसान लोग क्या करेगा? उपजा करके ही ना कमा के खाएगा, तो उपजाना भी जरूरी था, दे देता था किसी तरह से। समझ में आ गया। 100% में 90% वही लेके चल जाता था राजा ही, 10% इसको बचता था, तब तो भूख सूखी रोटी भी नसीब में नहीं होती थी। तो इस तरह से तो बर्नियर क्या कहता है कि भारत में भू स्वामित्व की कमी थी, निजी भू स्वामित्व। किसकी? निजी भू स्वामित्व की कमी थी। बर्नर इस बात को कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं थे, यानी पढ़े लिखे उतना लोग नहीं थे उस समय, मध्य की स्थिति के लोग। मध्य का मतलब होता है बीच की स्थिति, अनपढ़ ही था खास करके, ज्यादातर पढ़े लिखे तो थे नहीं उतना। कहता कि बर्नियर भूमि को निजी स्वामित्व पर विश्वास रखते हैं तथा कहते हैं कि भूमि का राजकीय स्वामित्व राज्य के निवासी तथा सम्राट दोनों के लिए हानिकारक है। बात सही है। उस समय अभी तुरंत बताया तो उस समय किसके पास स्वामित्व रहता था? स्वामित्व का मतलब होता है हक। तब भूमि का हक किसके पास होता था? राज्य के पास या राजा? राज्य का जो राजा होगा उसी के पास ना था, राज्य के पास था। तो बर्नियर कहते हैं कि राज्य के पास जो भूमि का स्वामित्व होता है यह प्रजा के लिए भी हानिकारक है, सही बात है, और राज्य के लिए भी हानिकारक है। बात समझ में आ गया। राजकीय भू स्वामित्व के कारण ही कृषि का विनाश, किसानों का उत्पीड़न तथा शासक का मजबूती वर्ग इत्यादि ये सब बुरा परिणाम पड़ता है। तो राजक किसके पास था? राजकीय यानी राजाओं के पास जो भूमि था, राज्य के पास जो उसका अधिकार था, इन्हीं सब के कारण जो है
कृषि का विनाश होता था। अब एक बात बताइए, कोई चीज तुमको दूसरा, जैसे ऐसे एग्जांपल समझो, समझ में आ जाएगा। हम अपना गाड़ी तुमको दिए एक दिन के लिए, ठीक है, जितना हो सकेगा तुम पूरा उसको एक्सट्रीम लेवल तक चलाएगा, जितना हो सकता है उसको निचोड़ेगा। अपना गाड़ी होगा तब भैया धीरे धीरे, गड्ढा रहेगा तो उतर के जाएंगे। समझ में आ गया? यही चीज है। तो किसान राजा का जमीन था भाई, उपजा उपजा नहीं उपजा, लेकिन फिर भी सोचता था कि उपजे। तो इसमें प्रजा का, कृषि का भी विनाश होता था, खेती बाड़ी ठीक से हो नहीं पाता था। लेकिन वही जमीन किसानों के हक का होता, किसानों का स्वामित्व होता, तो उसको समझ में आता कि नहीं यार ये अनाज जो है मेरा है, खुद का है, और खुद का है तो फिर क्या करेंगे, अच्छे से मेहनत करके उपजाएंगे। तो फिर कृषि क्या होता, विनाश नहीं होता। किसानों का उत्पीड़न, ये सभी क्या थे, हानिकारक थे। किस लिए? राजकीय भूस्वामित्व के कारण। किसके कारण? राजकीय भूस्वामित्व के कारण। यानी राज्य के पास जो भूस्वामित्व का अधिकार था, उसके कारण इन सबों को परेशानी झेलना पड़ता था। ये बात कौन कहते हैं? बर्नियर कहते हैं अपने बुक में द ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। फिर कहता है कि बर्नियर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर यूरोपीय शासक मुगल के शासन व्यवस्था की तरह अपना शासन करते हैं तो यूरोप में भी भारी विनाशकारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी यूरोप के जो शासक थे, अगर वो भी वही काम करेगा जो भारत में हो रहा है, तो यूरोप भी क्या होता, बर्बाद होता। अभी देख रहे हो यूरोपियन देश कितना विकसित है, कहा कि नहीं वहां पर हर किसी का ध्यान रखा जाता है, जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत में किसानों को लूटा जाता था, चूसा जाता था। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है? अब कहता अकबर के समय 16वीं सदी के, समझिएगा ध्यान से, अकबर के समय 16वीं सदी के इतिहासकार जो सरकारी है अबुल फजल, भूमि का राजस्व को, देखो यहाँ पर क्या कहता है कि अबुल फजल जो थे, यहाँ के जो राजा थे अबुल फजल, वो भूमि का जो राजस्व था, टैक्स था, राजस्व का पारिश्रमिक बताता है। किसका बताता है? राजस्व का पारिश्रमिक। यानी वो टैक्स लेना को क्या बताते? राजस्व का पारिश्रमिक बताते थे। यानी ये जो राज्य का जो भूमि था उसके बदले उसको टैक्स देना पड़ता था, है ना, जो राजा द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा और प्रदान की गई सुरक्षा के बदले ली जाती थी। यानी राजा प्रजा को जो सुरक्षा देता था और भी कई तरह की चीजें की सेवाएं देती थी, उसी के बदले वो क्या लेते थे? लगान लेते थे। क्या लेते थे? लगान। लेकिन भारत में लगान नहीं कहा जाता था, भारत में क्या कहा जाता था? राजत्व का पारिश्रमिक। क्या कहा जाता था? राजत्व का पारिश्रमिक। लगान तो यूरोपीय देश के लोग कहते थे, जैसे अंग्रेज आए थे ना, तो अंग्रेज इसको कहा था लगान, टैक्स। अंग्रेज क्या कहा था? टैक्स। लेकिन भारत में इसको क्या कहा जाता था? राजत्व का पारिश्रमिक। यानी राजाओं के सेवाओं के द्वारा कुछ ना कुछ उसको वेतन मिलता है। जैसे हम किसी का सेवा करेंगे या कोई मेरा सेवा करेगा, उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो राजा जो सेवा करते थे या सुरक्षा करते थे जनता की, उसके बदले में वो क्या लेते थे? टैक्स लेते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राजत्व का पारिश्रमिक कहते थे। लेकिन यूरोपीय देशों के लोग इससे क्या कहते हैं? लगान कहते थे। यानी यूरोपीय जो यात्री थे इसे क्या कहते थे? लगान कहते थे। तो टैक्स ही हुआ, लगान कहो या फिर राजत्व का पारिश्रमिक कहो। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब चलिए कुछ कुछ पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट समझ लेते हैं। बाबू महाजन क्या होता है? अब आप लोग को पता ही है तक उस समय महाजन जो कर्जा देने वाला होता था, गरीब किसान क्या करता था? महाजन के पास जाता था, कर्जा लेकर के फसल उपजाता था, सोच कहता था कि हम आपको फसल उपजाने के बाद पैसा रिटर्न कर देंगे। लेकिन महाजन मनमानी करता था, ज्यादा ऊंचे ब्याज दर पर क्या करता था? उसको कर्ज देता था, जिसके कारण बेचारा किसान गरीब का गरीबे रहता था। अभी भी तुम गांव समाज में जाओगे, जो महाजन होता है जिसके पास पैसा रखकर 10 टकिया ब्याज लेगा, 20 टकिया ब्याज लेता है, मजबूरी का फायदा उठा लेता है। लोग मजबूरी में ले भी लेते हैं, पता चला 10,000 लिया, 1-2 महीना नहीं दिया तो वही 10,000 का बदला 20,000 हो जाता है। इस तरह से आप लोग देखे ही होंगे। तो फायदा उठाता था, तो पहले से ही चली आ रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई। समझ में आ रहा है? तो वही हाल अभी भी है यहाँ पर कुछ कुछ लोग। लेकिन अब कुछ कुछ प्राइवेट कंपनियां हमारे समाज में आई जो कम इंटरेस्ट पर लोन बांट रही है, जिसको अभी हम लोग ग्रुप के नाम से जानते हैं। हर किसी के घर में अभी ग्रुप चलता है बच्चा लोग, ठीक है। एक तरह से ठीक ही है ना। जिसको जरूरी होता है, जरूरतमंद लोगों को ये क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। महाजन से कर्ज लेना बहुत ही टफ है। वो हाई दर पर जो है क्या कर देते हैं? कर्ज देते हैं।
अब बैंक से तो नाक रगड़ लीजिएगा, 7 को जूता खिया जाएगा तब बैंक से कर्ज मिलेगा, तो बैंक से भूल जाइए। जब विभाजन क्या होता था कि व्यापारी वर्ग का, है ना, क्या होता था, व्यापारी वर्ग का बच्चा लोग, व्यापारी वर्ग जो थे भाईचारे के संबंध से जुड़े होते थे, यानी जितने भी व्यापार करते थे लोग सब वो भाईचारे के संबंध से जुड़े होते थे तथा अपनी जाति और व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित रहते थे, आपस में जुड़े हुए रहते थे। पश्चिमी भारत में से संगठन को महाजन कहा जाता था तथा उनकी मुखिया को क्या कहा जाता था, सेठ कहा जाता था। चलिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। तो पश्चिमी भारत में इसे क्या कहा जाता था, यानी भारत का जो पश्चिमी इलाका है इसे महाजन कहा जाता था या सेठ कहा जाता था। तो एक ही बात हुआ, और ये सब क्या करते थे, आपस में बिजनेस करने के लिए आपस में जुड़े हुए होते थे। इसके पास मोटा मोटा रकम हुआ करता था। तो अभी भी देखिएगा बाजार में जिसके पास मोटा रकम होता है उसको सेठ के नाम से बोलते हैं, सेठ जी बोलते हैं ना। तो वही चीज है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ विशेष बात नहीं है। अब नगर सेठ, अब नगर का कुछ कुछ बड़े बड़े नगर का, जैसे अहमदाबाद का बारे में आप चर्चा किया है, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरी केंद्रों, है ना, बड़े शहरी केंद्रों में भी महाजनों का एक क्या था बच्चा लोग, सामूहिक रूप प्रतिनिधित्व कर रहा था व्यापारियों का, और उसी के मुखिया को क्या कहता था, नगर सेठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नगर सेठ। नगर में भी एक सेठ रहता था जो व्यापारियों की मदद करता था या फिर व्यापारियों को कर्जा देने का काम करता था। बात समझ में आ गई, यही सब चीज है और कुछ विशेष बात इसमें नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब बच्चा लोग समझते हैं यहाँ पर दास और दासियां। देखिए दास का मतलब होता है नौकर। दास का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, नौकर। दास का मतलब होता है, आप लोग सामान्य भाषा में समझिएगा इसको, क्या कहते हैं, नौकर। तो दासियां का मतलब नौकरानी। तो पहले के समय में भी नौकर और नौकरानियां प्रचलित थी, ठीक है। अब कहता है कि वस्तु की भांति दास और दासी भी खुलेआम बेचे और भेंट के रूप में दिए जाते थे। देखिए सोचिए कितना गंदा प्रथा था। क्या करता था, लड़की होती, दासी होती थी, जैसे किसी राजा को कोई चीज भेंट देते हैं ना, अभी जैसे तुम लोग कोई नेता वेता मिलता है तो जाके फूल का बकेट दे देता है, कुछ भी दे देता है, या किसी को भेंट देते हो। तो पहले क्या प्रथा था, राजा महाराजाओं को कोई आता था बाहर से, ट्रेवलर वगैरह सब कोई भी, तो क्या करता था, वो अपने साथ सुंदर स्त्री को लेके आता था या फिर पुरुष को लेके आता था और उसको भेंट दे देता था, लीजिए महाराज हम आपको भेंट दे रहे हैं, इससे जो काम करवाना है कराइए। तो भेंट के रूप में चलता था। इतनी गंदी प्रथाएं थी उस समय भारत में। समझ में आ रहा है, खुलेआम बांट दिए जाते थे और भेंट के रूप में दे दिए जाते थे। सोचिए मानव को, जैसे इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को, जैसे इब्न बतूता देखिए यात्री था, बताए हैं, इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को घोड़े तथा दास भेंट किए थे, यानी कुछ घोड़े दिए थे, क्योंकि आपको बताए थे कि इब्न बतूता जिद्दी यात्री था, उसको घूमने फिरने का ज्यादा शौक था, तो घोड़ा उड़ा लेकर के आया और किसको दिया, मोहम्मद बिन तुगलक को घोड़ा तथा कुछ लोग भेंट कर दिए थे, दास भेंट कर दिए थे, नौकर, कि जाइए इसे आप काम करिए। और मुल्तान के गवर्नर को क्या दिया था, किशमिश, है ना, किशमिश, घोड़ा तथा दास भेंट किए थे। समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया। चलिए दास और दासियां का उपयोग। अब दास और दासियां को तो भेंट दे दिया था, तो इसका काम क्या करता था, तो शासक क्या करता होगा, तो शासक देखो क्या करता था, तो सुल्तान के कुछ दासियां संगीत का कार्य करती थी, मतलब वो बेचारा उसे डांस वांस जो काम करवाना वो करवाती थी, डांस करवाती थी। पहले के जमाने में पंखा नहीं होता था तो पंखा होकवाती थी, तो इस तरह का काम यहाँ पर करवाया जाता था। समझ में आ गया। अब देखो, अब दासों का मुख्य रूप से घर का कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी जो दास होते थे, यानी जो मेल होता था, नौकर जो होता था, उसका मुख्य रूप से किसमें काम करवाया जाता था, घर का कामकाज के लिए उपयोग करवाया जाता था। पालकी या डोली ढोने के लिए, है ना, पालकी समझते हो, पहले के जमाने में पालकी चलता था, है ना, जिसमें लड़का और लड़की को लेके जाया जाता था, है ना। आप लोग का पालकी कुछ इस तरह से होता था, ऐसे होता था, एक लकड़ी लगा होता था, यहाँ पर क्या होता था, धोता था, ठीक है, यहाँ पर दो गो लोग मिला हुआ होता था, ठीक है, इस पर कौन कौन बैठा हुआ होता था, दूगो, चलो दूगो लड़का लड़की बैठा होता था, एगो लड़का एगो लड़की, बाकी इधर से ये लोग क्या करता था, ढोने वाला होता था, इसी को कहते हैं पालकी। समझ में आ रहा है, तो पालकी ढोने के लिए भी इन दासों का उपयोग किया जाता था। बात समझ में आ रहा है। दासों की कीमत दासियों की अपेक्षा कम होती थी, लड़का का कीमत लड़कियों से कम होता था भाई, काम जबकि दास ही ज्यादा करता था, फिर भी
दासियों की जो कीमत होती थी वो ज्यादा होता था दासों के मुकाबले। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें यहाँ के समाज में फैली थी, जिन्हें बताता है यहाँ पर फ्रांसवा बर्नियर। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे समझते बच्चा लोग। अब सती प्रथा के बारे में समझ लेते हैं। सती प्रथा समझना तो जरूरी ही नहीं है, कई बार बता चुके हैं कि सती प्रथा हमारे भारतीय समाज की सबसे गंदी प्रथा थी बच्चा लोग, है ना। तो सती प्रथा क्या था कि सती प्रथा में क्या होता था कि जो स्त्री का, और सबसे पहली बात देखिए, सती प्रथा इतना गंदा प्रथा था कि पहले बाल विवाह भी था। अब बाल विवाह यानी बचपन में विवाह कर दिया जाता था, 12-13 साल की उम्र में विवाह कर दिया जाता था। देखिए बाबू, साइंस माना है कि विवाह का उम्र लड़कियों का कम से कम 18 से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम। क्यों कहा है साइंस? क्योंकि देखिए बाबू, होता क्या है कि शादी ब्याह के बाद तुरंत शारीरिक संबंध बन जाता है, और शारीरिक संबंध बनने के बाद क्या होता है कि बच्चे जो है जन्म लेते हैं। तो बच्चे के जन्म लेने के लिए शरीर का भी तो परिपक्व होना जरूरी है। तो साइंस कहता है कि कम से कम एक लड़की का शरीर का जो परिपक्व होता है वो 18 के बाद होता है। 18, 20, 19, यानी 18 से पहले नहीं, पहले नहीं करना है। फिर अगर करते हैं उस समय तो परिपक्व होता नहीं है, और परिपक्व नहीं होता है उसका शरीर, तो फिर क्या करिएगा? अगर बच्चे होंगे तो फिर वो जो है विकलांग, अपाहिज, किसी को सुनने का प्रॉब्लम, किसी का दिमाग कमजोर, हकला बकला, अलग अलग तरह की चीजें जो है वहां पर पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से वहां पर वैज्ञानिक ने माना है। लेकिन हमारे समाज में कौन कौन सी कुरीतियां फैली हुई थी? बाल विवाह, बचपन में विवाह कर दिया जाता था। सती प्रथा, तो बचपन में विवाह कर दिया जाता था 12-13 साल की उम्र में। उस समय आपको पता था राजा महाराजा का शासन था। अच्छा पुरुष को देखा, चलो भर्ती हो जाओ, भर्ती करा लिया सेना में। अब दूसरे देश से युद्ध हो रहा है, मार दिया। अब मर गया बेचारा, लड़की का क्या गलती था? अब आया, उसके चिता को जला रहा था। तो सोचिए उन्हीं के साथ जब उसका अंतिम संस्कार करता था, यानी जब उसको चिता पे जलाया जाता था, तो लड़की को भी उन्हीं के साथ बांध करके क्या कर दिया जाता था? उसी के साथ जला दिया जाता था। अब सोचिए, जलाएगा किसी को तो क्या होगा? दर्द करेगा ना भाई, चिल्लाएगा ना। अब देखो, चिल्लाता था तो क्या करता था? यहाँ पर चिल्लाता था तो उसके चारों ओर, चिता के चारों ओर क्या करता था? ढोल नगारा बजाने वाले को रखता था, ढोल बजाता था पूरा, ताकि लड़की का आवाज बाहर नहीं जाए। ऐसा ऐसा घटनाएं थी हमारे समाज में। आई होप कि सती प्रथा का समझ में आ गया कि जो है अंतिम संस्कार के दौरान महिलाओं को भी क्या कर दिया जाता था? उसी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो कुछ कुछ महिलाएं को पता था कि हमको जिंदा जलाएगा, तो इस डर से वो पहले ही मौत को गले लगाती थी, या फिर जहर खा लेती थी, या किसी न किसी विधि से वो पहले, किसी को सदमा से ही मर जाती थी, वो किसी न किसी विधि से वो मर जाती थी। इतना भयानक यहाँ पर सोचिए ना, आग में जिंदा जलाना कितना बड़ा ये है ना, गंदा चीजें हैं। समझ में आ गया? तो फ्रांसवा बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में कहते भी हैं, यानी इसका घोर निंदा किया, और कहता है कि सती प्रथा के डर से महिलाएं मौत को खुशी से गले लगा लेती थी पहले, यानी मर जाती थी। बात समझ में आ रहा है? और तो और देखो ना, लाहौर का एक अल्पवयस्क विधवा, यानी जिसकी उम्र 12 साल थी, एक लड़की की उम्र 12 ही साल थी, 10 साल 12 साल की उम्र में शादी हुआ, और उसका पति क्या होता है? मर जाता है, और उस बेचारी को क्या किया जाता है? जिंदा जला दिया जाता है। इसके बात समझ में आ रहा है? तो इतनी भयानक भयानक सब चीजें थी हमारे समाज में उस समय। क्लियर यहाँ तक सती प्रथा के बारे में? अब चलिए, जे स्वीट रोबर्टो नोबिली, ये भी एक यात्री थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया था। ऑब्जेक्टिव से पूछ देगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था? भारतीय जो ग्रंथ थे यहाँ के, इनका अनुवाद किसमें किया था? यूरोपीय भाषा में किया था, ताकि यूरोप के भी लोग क्या करे? पढ़ सके। अब दुआर्तो बारबोसा भी थे, एक प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत के, यानी साउथर्न इंडिया के समाज और व्यापार के बारे में क्या किया था? विस्तार से बताया था यहाँ पर। बस समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पर और कुछ देख लेते हैं यहाँ पर आगे। अब कहता है कि 1440 के दशक में अब्दुल रजाक द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत के अनुसार अब्दुल रजाक केरल के कालीकट बंदरगाह पर कुछ ऐसे लोगों को देखे, कुछ ऐसे लोगों की प्रजाति को देखे, जिसको उन्होंने क्या कहा? एक विचित्र देश की संज्ञा दिया। क्या, किस देश की संज्ञा दिया? विचित्र देश की। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विचित्र देश की संज्ञा किसने दिया था? तो अब्दुल रजाक 1440 ईस्वी में केरल के कालीकट पर बंदरगाह पर उन्होंने देखा कि कुछ अजीब तरह के लोग रहते हैं, अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हैं, तो उनको एक विचित्र देश की ही संज्ञा दे दिया था केरल को। बात समझ में आ रहा है? तो बच्चा लोग, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, द आईज ऑफ द ट्रेवलर, यानी यात्रियों के नजरिए। हमने